गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, आज सुबह से चिल्ला ही रहा हूँ। तो सोनी वर्मा, प्रभा यादव, आकृति वर्मा, शबनूर हुसैन, तो जो पहले लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग हमसे हाय हेलो कर लें, गुड इवनिंग कर लें, और इसके बाद मैं अपनी क्लास को प्रारंभ करता हूँ। फटाफट से लोगों को बुला लीजिए और स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल। तो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देगा। और आज सुपर टेट की हर संडे को महामैराथन चलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। साइंस हम लोग को पढ़नी है, तो स्टार्ट हम लोग साइंस से करेंगे और साइंस के बाद हम लोग एसएसटी पर आएंगे। तो 50 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर साइंस के कराऊंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं एक्सप्लेन आपको ज़्यादा करूँ, तो ये 50 क्वेश्चन लगभग 2 घंटे के आसपास जाएं। लेकिन आपको याद रखना है, हम क्वेश्चन और आंसर नहीं बताएंगे और कोई हमारा अध्यापक क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहा होगा, आपको एक्सप्लेन किया जा रहा होगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करता हूँ। लिखा हुआ है वह टिश्यू कौन सा है। टिश्यू मतलब होता है ऊतक, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिएगा, जो सजीव वस्तु होती है ना, निर्जीवों में सबसे छोटी इकाई होती है उसे परमाणु कहते हैं। निर्जीवों में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे परमाणु कहते हैं, और सजीवों में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कोशिका कहते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, है ना, उसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो समझिएगा, ये है कोशिका। कोशिका का समूह ऊतक कहलाता है। कोशिका का समूह ऊतक कहलाता है, यही ये ऊतक लिखा हुआ है, इसको टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका का समूह ऊतक, ऊतक का समूह अंगक, अंगक का अंगतंत्र, अंगक का अंगतंत्र, अंगतंत्र का अंग, और अंग का शरीर। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का समूह क्या कहलाता है, तो ऊतक, ऊतक का अंगक, अंगक का अंगतंत्र, अंगतंत्र का अंग, और अंग का क्या कहलाता है भैया, शरीर कहलाता है। क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। सुनते रहिएगा, ठीक है। जैसे मैं 50 क्वेश्चन तो आपको 10 मैराथन में कराऊंगा, 50-50 करके 500 तो ये हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद ये जो जोड़ेंगे ना तो कम से कम 5000 के ऊपर निकल जाएगा। बस देखते रहिए, पूरा पेपर मिला देते हैं आपका। क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका आंसर आएगा साइटोलॉजी। कई बार क्वेश्चन आया है आपके पेपर में। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। जबकि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, ठीक है। याद रखिएगा, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका आंसर आएगा हिस्टोलॉजी। क्लियर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका का आकार कैसा होता है, तो 10⁻⁻⁶, इसे कहते हैं माइक्रोन। क्या कहते हैं भैया, माइक्रोन। तो क्वेश्चन बना जाएगा कि कोशिका की जो आकृति है वो, या कोशिका का जो आकार है वो किस में मापा जाता है, तो आपका आंसर आएगा माइक्रोन में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा इसने कि वह ऊतक, तो ऊतक क्या है मैंने आपको बता दिया, ऊतक के बारे में समझा दिया, ठीक है। सुनीता कुमारी क्या कह रहे हो बेटा, बीपीएससी का कोर्स लॉन्च हुआ है? अभी नहीं बेटा, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो ऊतक वाली परिभाषा थी वो ऊतक को मैंने यहाँ से समझाने की कोशिश करी है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, अब लिखा है हड्डी, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका आंसर आएगा ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टी याद रखो, ऑस्टी से ऑस्थि, ऑस्टी अस्थि, है ना। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हड्डी में क्या पाया जाता है, तो हड्डी में आपका जल पाया जाता है प्लस कैल्शियम पाया जाता है। सुनते रहिएगा, हड्डी में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और आपका फास्फोरस पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया हड्डी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। कितना, 50%। 42% के आसपास कैल्शियम पाया जाता है, और 8% के आसपास फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो हड्डी से जो क्वेश्चन पूछा समझा दिया ना मैं आपको। अब आपको ये तो पता ही है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो जांग की फीमर है। जो जांग में होती है ना, ऊपर वाले थाई में, तो उसको फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज है, ठीक है। ये कहां पर पाई जाती है, कर्ण में, कान में पाई जाती है, वो भी मध्य कर्ण में, ठीक है ना। और ये आपकी जांग वाली है। तो हड्डी से क्वेश्चन खत्म हुआ। तो इसने पहला क्वेश्चन में पूछा था ऊतक, तो ऊतक क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर इसने कहा कि हड्डी, फिर हड्डी के बारे में बताया। अब चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना। अब क्या कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है। तो हड्डी से हड्डी का जोड़, पहला क्वेश्चन है हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, और दूसरा क्वेश्चन है हड्डी से मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाता है। हड्डी के ऊपर मांस चिपका होता है ना, तो याद रखना है। तो बताइए, इसको रफ करूं, जल्दी बताइए। तो यहां पर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, तो अब यहां पर क्वेश्चन का पूछा है
कह रहा है हड्डी से हड्डी का जोड़, ठीक है भैया, हड्डी से हड्डी का जोड़ तो कहलाता है लिगामेंट्स, याद रखना है, हड्डी से हड्डी का जोड़ कहलाता है लिगामेंट, और इसको हिंदी में कहते हैं स्नायु। फिर क्वेश्चन है हड्डी से मांसपेशी का जोड़, समझना, हड्डी से मांसपेशी का जोड़, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप लिखेंगे टेंडन, क्लियर है, हड्डी से मांसपेशी का जोड़ कहलाता है टेंडन, क्या कहलाता है, टेंडन। तो ये पूछा क्या है यहाँ पर पूछा हड्डी से हड्डी का जोड़, तो आपका आंसर लगा देना है स्नायु, लिगामेंट्स। तो यहाँ क्वेश्चन याद हुआ, जल्दी बताइए फटाफट, यस सर यस सर यस सर। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बेटा ये बात समझ में आई, हाँ, जैसे लिगामेंट जो है वो अंग्रेजी शब्द है, जो लिगामेंट है ना वो आपका अंग्रेजी शब्द है ना, और जो टेंडन है ये भी आपका अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं स्नायु, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं स्नायु। वैसे टेंडन को हिंदी में कहते हैं कंडरा, क्या कहते हैं, खंडरा, क्लियर है। तो आपसे पूछा जाए कि हड्डी से मांसपेशी का जोड़, वह ऊतक जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है वो क्या कहलाता है, तब आपका आंसर आएगा टेंडन या कंडरा। और हड्डी से हड्डी का जोड़ पूछे तो लिगामेंट, इसको हिंदी में कहते हैं स्नायु, तो आपका आंसर हो जाएगा स्नायु या लिगामेंट। कोई समस्या? तो पहले क्वेश्चन से हमने बहुत सारे आपको क्वेश्चन बनाकर दिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है रक्त का वह घटक, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनाने को रोकता है। अच्छा, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका आंसर बताइए कि जिस कारण शरीर में रक्त जम नहीं रहा है, ठीक है ना, शरीर में जो रक्त है वो किस कारण से नहीं जमता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आप इसका आंसर बताइए, तब तक मैं रक्त से 3-4 क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन रक्त से, सबसे पहला क्वेश्चन कि रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसका आंसर फटाफट से बताइए, रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। बात समझ आ रही है? इट्स अ तरल संयोजी ऊतक, इसे क्या कहते हैं बेटा, तरल संयोजी ऊतक क्या कहेंगे, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे का आंसर डी बता रहे हैं सब लोग, क्या कर रहे हो यार, हीना, परवीन, मैंने बताया रक्त का वह घटक बताना है जिसकी वजह से शरीर के अंदर रक्त जम नहीं रहा है। क्वेश्चन समझ नहीं रहे हो, अपने मन से आंसर दे रहे हो। आयुषी वर्मा आपका भी गलत है, पता नहीं कैसे जी हो गए तुम लोग। हाँ तो समझो पहले, यहाँ पर मैं बताता हूँ इसको, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। फिर क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा 7.4 होता है, अर्थात ये क्या है, अम्लीय नहीं है, ये क्या है, क्षारीय है। अगला क्वेश्चन है रक्त के कितने भाग होते हैं, तो आप कहेंगे 2 भाग होते हैं, है ना। एक होता है आपका प्लाज्मा, रक्त को हम कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है आपका कार्पल्स यानी कि कणिकाएं, ठीक है ना। अब जो प्लाज्मा है 60% भाग रक्त का प्लाज्मा होता है और 40% भाग कणिकाएं होती हैं, कार्पक्स होती हैं। तो क्वेश्चन ये है, कभी कभी 55 से 60 देता है, टेंशन नहीं लेना है ना। प्लाज्मा में 90% पानी होता है, प्लाज्मा में कितना पानी होता है, 90% पानी होता है, और 10% क्या होते हैं, 10% होते हैं हार्मोन, एंजाइम, खनिज लवण। बात समझ आ रही है? तो अन्न में ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है प्लाज्मा में से हम कौन सा प्रोटीन निकाल लें। अच्छा समझिएगा, हार्मोन क्या है, तो हार्मोन प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन है। समझिएगा, सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते। फिर मैं बता रहा हूं, सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, फिर याद कर लीजिए, सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं हो सकते, ठीक है ना। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन, लेकिन सारे हार्मोन प्रोटीन नहीं होते। क्वेश्चन ये है कि इस प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, तो हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले 4 प्रोटीन हैं। सबसे ज्यादा पाया जाता है ग्लोब्यूलिन, हमारे रक्त में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन। दूसरा कौन सा पाया जाता है, एल्ब्यूमिन। तीसरा कौन सा पाया जाता है, प्रोथ्राम्बिन। कौन सा पाया जाता है, प्रोथ्राम्बिन। और चौथा कौन सा पाया जाता है, फाइब्रिनोजन। क्लियर रहेगा?
तो हमारे ब्लड में ये 4 प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है? ग्लोब्यूलिन है, याद रखना है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है? ग्लोब्यूलिन है। क्वेश्चन बनता है यदि प्लाज्मा में से, अब देखो 10% प्रोटीन थे ना, क्वेश्चन है यदि प्लाज्मा में से हम कौन सा प्रोटीन निकाल दें तो बचा हुआ प्लाज्मा सीरम कहलाएगा। क्वेश्चन है प्लाज्मा में से हम कौन सा प्रोटीन निकाल दें कि बचा हुआ प्लाज्मा क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। तो आपका आंसर आएगा फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दीजिए प्लाज्मा में से तो बचा भाग आपका सीरम कहलाएगा। ये आपको समझ में आ गया? तो यहां तक आपको बात क्लियर है? अच्छा, अब कार्पल्स को पकड़ लो। देखो अभी मैं इसका आंसर बता रहा हूं, ठीक है? आप लोग शुरू में गलत कर रहे थे, मैं आपको पहले समझा देता हूं, इसके बाद मैं आपको याद कराऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको याद हो रही हैं। तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल, ये क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त में 55 से 60% प्लाज्मा होता है और 40% आपके पास कणिकाएं होती हैं। फिर प्लाज्मा को पकड़ लिया, प्लाज्मा में 90% पानी होता है, 10% हार्मोन, एंजाइम, खनिज लवण और प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन। दूसरे नंबर पर एल्ब्यूमिन, तीसरे नंबर पर प्रोथ्राम्बिन, फिर कौन सा? फाइब्रिनोजन। क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा है? ग्लोब्यूलिन है। प्लाज्मा में से कौन सा प्रोटीन निकाल दिया जाए? प्लाज्मा में से कौन सा प्रोटीन निकाल दिया जाए कि बचा प्लाज्मा सीरम कहलाए? तो आपका आंसर है फाइब्रिनोजन। क्या आंसर आपका आएगा? फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाएगा तो सीरम कहलाएगा। तो जो क्वेश्चन बनते थे समझ में आया? अब कणिकाओं को पकड़ता हूं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। आप थोड़ा सा कणिकाओं के बारे में समझा देता हूं, तब इसके आंसर में आ जाएंगे हम लोग। कणिका, कणिका को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा हमारा होता है प्लेटलेट्स। तीसरा क्या होता है? प्लेटलेट्स, ठीक है ना? तो शरीर की रोगों से जो रक्षा है, शरीर की रोगों से रक्षा करने का काम किसका है? डब्ल्यूबीसी का। रक्त का थक्का जमाने का कार्य किसका है? रक्त का थक्का जमाने का कार्य किसका है? प्लेटलेट्स का। तो याद रखिएगा, रक्त का थक्का कैसे जमता है? तो इसके लिए 4 चीजें चाहिए। रक्त का थक्का जमाने के लिए 4 चीजें चाहिए। पहली चाहिए प्रोथ्राम्बिन, दूसरा चाहिए फाइब्रिनोजन, तीसरा चाहिए कैल्शियम और चौथा चाहिए विटामिन के। बेटा याद रखना चाहिए। तो ये 4 चीजें हैं जो रक्त का थक्का आपका जमाती हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? रक्त का थक्का जमाने के लिए ये 4 चीजें चाहिए। तो क्वेश्चन बनता है, तो बताइए शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जम रहा है? तब आपका आंसर आएगा शरीर के अंदर जो रक्त नहीं जम रहा है वो हिपैरिन के कारण है। और हिपैरिन क्या है? एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, यानी कि ये प्रतिजामन है। ये क्या है? प्रतिजामन। ये प्रोटीन नहीं होता। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीटेट के पेपर में, निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो ऑप्शन में था प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन और हीमोग्लोबिन। ये 4 थे। तो आपको याद रखना है ये सारे प्रोटीन है। प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, हीमोग्लोबिन, थ्राम्बिन, ये सब क्या है बेटा? प्रोटीन है। एंटीबॉडी भी प्रोटीन है, एंटीजन भी क्या है? प्रोटीन है। समझ रहे हो ना? लेकिन हिपैरिन क्या है? एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, प्रतिजामन है, ये प्रोटीन नहीं होता और इसी की वजह से रक्त का थक्का शरीर के अंदर नहीं जमता। तो इसका आंसर क्या लगाना है? सेकंड, है ना? क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तभी आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये दूसरे वाला का भी पार्ट ले लो, स्क्रीनशॉट। हट जाता हूं, ठीक है? और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और आप अगर, अच्छा एक और बात कि मैं देखता हूं जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो बिल्कुल आप कान में लीड लगा के चुपचाप बैठ जाते हो, है ना? कि अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सर पढ़ाने आए हैं, हम पढ़ेंगे। तो ऐसे चैट तो बिल्कुल शांत हो जाती है। चैट इस कदर शांत हो जाती है कि कोई दूसरा व्यक्ति देखे, अब जैसे हमें 600-700 लोग देख रहे हैं और धीमे धीमे ये बढ़ते ही चले जाएंगे, लेकिन चैट में ऐसा आदमी चुपचाप होकर बैठता है, टाइप ही नहीं करता है। तुम लोग जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ तो थोड़ा बहुत कभी कभी यस सर बोलते रहा करो बीच में, हैं? क्या बोलते हो? शिवेंद्र त्रिपाठी, दीपाली सिंह, रजनी कुमार, चंदन सिंह, सीमा विक्रांत, स्टडी, अजय कुमार, करुणा सिंह, करुणाविद, क्या है? करुणा कुमार निधि, है ना? ऋतु मिश्रा। तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ एक बार। अच्छा चलो, एकदम सही कह रहे हैं सर। चलो एक बार जिंदा नजर आओ सब लोग। देखो 600-700 लोग अभी धीमे धीमे बढ़ते चले जाएंगे, अभी 1000 के ऊपर भी लोग जाएंगे, ठीक है ना? तो जितने लोग हो पहले तो वो यस सर बोले जल्दी से कि हाँ सर जिंदा है, तो पता चले कि कितने लोग हैं। अब कुछ लोग तो वो तब भी हमारे कहने के बाद भी कमेंट नहीं करेंगे, हैं? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम लोग यस सर बोल दो, हमारे लिए तक काफी है। जय हिंद, जय हिंद दिव्या।
लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम आए हैं, ऐसा क्यों भाई? चलो आगे बढ़े, स्टार्ट करें। चलो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन लिखा है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं? चलो इसका आंसर आप लोग बताइए, तब तक मैं आपको समझाता हूं। सपोज करते हैं ये है आपका अग्नाशय, ये क्या है आपका अग्नाशय है। इस अग्नाशय के हम लोग 3 पार्ट करेंगे, ठीक है ना। इस अग्नाशय के हम लोग क्या करेंगे बच्चा? 3 पार्ट करेंगे। पहले वाले को अल्फा नाम देंगे, दूसरे वाले को बीटा और तीसरे नाम को गामा कहेंगे। हम आप सोचेंगे अरे सर ये अल्फा बीटा गामा तो रेडियो एक्टिव रेज में चली जाएंगे हम लोग। नहीं, अग्नाशय को भी 3 भागों में बांटा जाता है। अग्नाशय को भी 3 भागों में बांटा जाता है, अल्फा बीटा गामा। आपने सुना होगा एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक होती है बहिस्रावी ग्रंथियां। अरे हाँ कि ना, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसमें से हार्मोन और एंजाइम शरीर के भीतर ही निष्कासित होते हैं, बहिस्रावी में बाहर तक आते हैं, जैसे लैक्रिमल ग्लैंड जिससे आंसू निकलता है। तो क्वेश्चन बनता है ऐसी ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथि जिसमें दोनों की क्वालिटी पाए जाए, दोनों के गुण पाए जाएं, ऐसी ग्रंथि जिसमें दोनों ग्रंथियों के गुण पाए जाएं उसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिक्सचर ग्लैंड कहते हैं। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियाज, है ना। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियाज है। और पैनक्रियाज को ही तो हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। और अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस, ठीक है। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस। और इस अग्नाशयी रस को हम लोग पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण पाचक रस किसका नाम है? तो आपका आंसर आएगा अग्नाशयी रस का नाम है। और अग्नाशयी रस अग्नाशय से स्रावित होता है। और अग्नाशय सबसे बड़ी क्या है? मिक्सचर ग्लैंड है। क्या है भैया? मिक्सचर ग्लैंड है। अब क्वेश्चन ये है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका, तो ये जो बीटा है, इस बीटा वाले पार्ट पर छोटी 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 बहुत सारी, है ना, एक छोटी छोटी सेल पाई जाती हैं। और इसको सबसे पहले लैंगरहैंस भाई साहब ने खोजा था, इसलिए इसे कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका, है ना। और इस लैंगरहैंस की द्वीपिका से एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। तो यानी कि जो अल्फा है इससे ग्लूकेगॉन निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप इतना समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकेगॉन, बेटा डुअल ग्लैंड नहीं कहते हैं, मिक्सचर ग्लैंड कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ग्लूकेगॉन हार्मोन किससे निकलता है? तो ग्लूकेगॉन हार्मोन अल्फा सेल से निकलता है, अग्नाशय के अल्फा सेल से। लेकिन कहा जाए कि इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? तो बीटा सेल से निकलता है। बीटा में भी लैंगरहैंस सेल से निकलता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। लेकिन इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर इसके बाद आगे बढ़ूं। ले लिया? तो क्वेश्चन क्या है समझिएगा। मैंने आपसे कहा जो इंसुलिन है वो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कर दो, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। समझ पा रहे हो भैया? चलिए चलो नियंत्रित करके दिखाते हैं थोड़ा सा। ये है इंसुलिन। क्या है भैया? ये आपका है इंसुलिन और ये है आपका रक्त में ग्लूकोज, ठीक है। अगर समझना भैया, अगर इंसुलिन ज्यादा हो गया तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज रक्त में ज्यादा हो जाएगा। अगर इंसुलिन कम हो जाए तो रक्त में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। अगर रक्त में ग्लूकोज, सर पलक झपकने नहीं देते हैं, कमेंट कैसे करें? अच्छा ठीक है, चलो 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 कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। आपने पलक जैसे झपकाया, पट से आपने कमेंट किया तो आपकी कुछ सारी चीजें चली जाएंगी हैं। चलो देखो, इंसुलिन कम है तो ग्लूकोज, पहला कंडीशन है इंसुलिन कम तो ग्लूकोज ज्यादा, दूसरी कंडीशन है इंसुलिन कम तो ग्लूकोज ज्यादा। कम तो ये, अरे समझ गए ना। तो अगर इंसुलिन ज्यादा बढ़ जाएगा ग्लूकोज कम हो जाएगा। अगर रक्त में ग्लूकोज कम हो जाएगा तो व्यक्ति को कमजोरी आने लगेगी। अरे हाँ कि ना, व्यक्ति को कमजोरी आने लगेगी, व्यक्ति को चक्कर आने लगेगा। और व्यक्ति को कमजोरी या चक्कर आना, इसे कहते हैं हम लोग क्या? इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसको क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। समझ गए क्या? इसको क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। और इंसुलिन कम हो जाए, ग्लूकोज ज्यादा हो जाए और रक्त में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो इसे कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं? मधुमेह। और मधुमेह एक आनुवांशिक रोग है।
मधुमेह कैसा रोग है भैया? तो मधुमेह एक आनुवांशिक रोग है। सारी बातें याद रहेंगी हैं। चलो, तो मधुमेह, अब आगे बढ़ते हैं। तो मधुमेह को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हाइपो कहा है तो इसको हाइपर कहेंगे, है ना, हाइपर ग्लाइसीमिया कहेंगे इसको, हाइपर ग्लाइसीमिया। बड़े बड़े नाम, डरना नहीं। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, है ना, और क्या ज्यादा हो गया? ग्लूकोज। आगे बढ़ा जाए। इंसुलिन हार्मोन में क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन में जस्ता पाया जाता है। याद रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन में कौन सा खनिज उपस्थित होता है? जस्ता उपस्थित होता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज करी थी बैटिन और बेस्ट ने। इसकी खोज किसने करी थी? बैटिन और बेस्ट ने, याद रखना है। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज बैटिन और बेस्ट ने की थी। कंपटीटर है सर, लोअर मेंस बिगड़ गया। अरे यार, ऐसे कैसे बिगड़ गया? आपको अगर याद हो तो मैंने लोअर पीसीएस का पेपर अपने मैराथन से पूरा पूरा फंसा दिया था, है ना। और जिस दिन हमने पेपर फंसाया था उसी दिन हमारे चैनल पे 1 लाख लोग जुड़ गए थे। ठीक है, अब ऐसा ही हम करने वाले हैं लेखपाल में भी, और ऐसा ही करने वाले हैं आपके सुपर ऊपर टेट में भी, ठीक है, और यूपी टेट में भी। चलो, जितने लोग जुड़ते रहे वो लाइक करते रहेंगे। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। तो लैंगरहैंस की द्वीपकाएं किसमें पाई जाती हैं? आंसर आ गया आपका अग्नाशय में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। बीपीएससी का भी पेपर होने वाला है, उसको भी देखना है अभी हमको। अब एक आदमी, एक बूढ़ी सी जान क्या क्या करे, है ना, ऑनलाइन क्लास भी ले, ऑफलाइन क्लास भी ले। आप समझ लीजिए कल मेरी क्लास सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे है, लगातार सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और इसके बाद 8 बजे मेरी फिर जीएस वाला बैच है ऑनलाइन। फिर इसके बाद हम लोग 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। अरे भैया, बड़ा टेंशन है। चलो देखो, अगला क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? फिर मैंने आपसे कहा लिपिड क्या होता है? लिपिड मतलब होता है वसा। लिपिड मतलब क्या होता है? वसा होता है। और कार्बोहाइड्रेट जानते ही हो, है ना, तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए, तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी एथलीट को क्या दिया जाता है ना, तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है ना। अम्ल कौन है? जिनका पीएच मान 7 से कम है ना, जिनका पीएच वैल्यू, पीएच का मान 7 से कम है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, है ना। इसका आर्हेनियस सिद्धांत भी है। ये सब छोड़ो, तो अभी मैंने बताया कि एंजाइम की बात करूं, एंटीजन की बात करूं, एंटीबॉडी की बात करूं, है ना, एंजाइम की बात करें, चाहे एंटीजन की बात करें, चाहे एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी की बात करें, चाहे हार्मोन की बात करें, ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन फिर मैंने बताया कि सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते, कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं। क्लियर है? तो एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा, बताइएगा संचित ईंधन क्या है? संचित ईंधन क्या है और संचित भोजन क्या है? संचित ईंधन क्या है और संचित भोजन क्या है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। संचित ईंधन क्या होता है और संचित भोजन क्या होता है? प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में बता दूं क्या? बता रहा हूं रजनी कुमारी, रुको। प्रोटीन बता दूं, इसका तो आंसर प्रोटीन है ना। अभी प्रोटीन के बारे में समझा देता हूं, चलो कोई बात नहीं, है ना। फिर प्रोटीन समझाऊंगा, काफी लंबा क्लास चलेगा, कोई बात नहीं, फिर भी क्लास खींचूंगा। 6 घंटे तो कम से कम हो ही गई क्लास, 5 घंटे हुए ना अभी। हाँ, तो संचित ईंधन क्या है? तो संचित ईंधन है ग्लूकोज। याद रखिएगा, संचित ईंधन क्या है? तो आपका आंसर आएगा ग्लूकोज। और संचित भोजन क्या है? तब आपका आंसर आएगा वसा। क्या आंसर आएगा? वसा। तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा कि लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, है ना, किसको तोड़ता है? तो देखो यहां लिखा है लाइपेज, ला से लाइपेज और ला से लिपिड, ला से लाइपेज और ला से लिपिड। तो बस आपको याद रखना है, लिपिड मतलब क्या होता है? वसा होती है। तो लाइपेज एंजाइम किसको ब्रेक करता है? वसा को ब्रेक करता है। लाइपेज एंजाइम किसको ब्रेक करता है? वसा को ब्रेक करता है। ठीक है। अतुल सर की रीजनिंग की क्लास कब से चलेगी? रितु मिश्रा, आपको पता नहीं है क्या? अतुल सर की डेथ हो गई है अभी। मैंने, आप पता नहीं कहाँ खोई रहती हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भैया। हाँ बेटा, वसा को तोड़ता है, बिल्कुल सही किरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? चलिए मैं देखता हूं, ठीक है ना। देखा जाए
क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, पहला क्वेश्चन इसी 4 ऑप्शन में है, ऐसा अम्ल जो साबुन बनाने के काम आ रहा है, ऐसा अम्ल जो साबुन बनाने के काम आता है, ऐसा अम्ल जो साबुन बनाने के काम आता है, यही 4 ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, आता है। दूसरा क्वेश्चन कि चींटी मधुमक्खी है ना और बिच्छू में पाया जाने वाला अम्ल है, बिच्छू में पाया जाने वाला अम्ल है, पाया जाने वाला अम्ल है, ये वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि सेब में पाया जाता है, सेब में पाया जाने वाला अम्ल है। बताओ भाई, बाकी देखो 4 ऑप्शन लिखे हैं और 4 क्वेश्चन ही लिखे हैं, ठीक है। प्रोटीन के बारे, एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम मैं आपको बता देता हूं। एंजाइम का कार्य होता है, जैसे आपने सुना होगा कैटलिस्ट, उत्प्रेरक सुना है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, है ना, वो पदार्थ जो रासायनिक क्रिया को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, जो रासायनिक क्रिया को बढ़ा देते हैं उसमें, लेकिन अपनी चीजों को उसमें शामिल नहीं करते, उनको उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कभी आपने छोला वाला पकाया है, जब आप छोला वाला पकाएंगे तो उसमें देखना बेकिंग सोडा डालते हैं, तो जो बेकिंग सोडा है ना वो आपका उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। वैसे शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाने के लिए, शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाने के लिए क्या काम करते हैं, एंजाइम। समझ गए ना। तो एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम का काम क्या होता है कि शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाना, शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाना, जिससे खाना ना जल्दी पक जाए, रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाना। जैसे आप जो खाना खाते हो ना तो एंजाइम की मात्रा से ही टूटता है, वो क्रियाओं को बढ़ाना। आपने सुना होगा माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेज, है ना, टाइलिन, ये सब सुना होगा आपने, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो एंजाइम समझ गए ना। फिर प्रोटीन अभी समझा रहा हूं, तो देखेंगे ऐसा अम्ल जो साबुन बनाने के काम आता है, पॉमेटिक अम्ल। चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल या मौलिक अम्ल, ठीक है, मैलिक एसिड। तो बस एक ही आंसर बचा, ऐसा कौन सा अम्ल है जो विटामिन भी है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन सी। क्या कहते हैं, विटामिन सी। और किस में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, इन सब में पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है ना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। ये कमी से हो जाता है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। और स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से पस या खून आने लगता है, ठीक है। चलिए, है ना, बदबू लगती है, यही है विटामिन सी में स्कर्वी। तो इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, पॉमेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल से आपका साबुन बनाया जाता है, और क्या नाम है, फार्मिक अम्ल आप जान ही रहे हैं, ठीक है, चींटी और मधुमक्खी और बिच्छू में पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, निम्न में से कौन सा अम्ल, याद रखिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है ना, जो फलों के जूस को या फलों के रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग करते हैं, है ना। आपने सुना होगा ट्रॉपिकाना आता है ना, पी लिया, अरे डिब्बे वाले जूस आते हैं जो। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग कौन सा अम्ल डालते हैं, तो आपका आंसर आएगा फार्मिक अम्ल। तो फलों के रस को याद रखना है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। हमें देख लोग ज्यादा रहे हैं, लाइक लोग कम करे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, लोग ज्यादा हैं तो लाइक भी ज्यादा होने चाहिए, है ना। 700-800 लोग जुड़े हुए हैं तो कम से कम 1000-1500 के आसपास लाइक जाना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको थोड़ा सा विराम देकर अपनी उंगलियों को आराम नहीं देना है, उसको लाइक कर देना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग लाइक करेंगे आगे। हाँ बेटा, धार्मिक एसिड नहीं है, फार्मिक एसिड है धर्म कुमार, धार्मिक एसिड नहीं होता है। और जो धार्मिक एसिड तुमने बताया ना, धार्मिक, ये एसिड अगर किसी ने पी लिया तो भाई साहब वो किसी सुनेगा नहीं। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन सेम हो गया है, लिखा हुआ है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। फिर मैंने बताया, अगर आपसे पूछता रिकेट्स, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि रिकेट्स रोग किससे होता है या ऑस्टियोमलेशिया किससे होता है, ऑस्टियोमलेशिया किससे होता है, मलेशिया किससे होता है, तो आपका आंसर होता है विटामिन डी। या सूखा रोग आपसे पूछ देता किससे होता है, तो विटामिन डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी से रक्त का
थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्लियर है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है ना, आपके मसूड़ों में दिक्कत हो सकती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। और यहाँ A2 अगर आ जाए तो A2 की कमी से वर्णांधता हो जाती है ना। विटामिन A2 आ जाए तो वर्णांधता हो जाएगी, और विटामिन ए आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा? रतौंधी हो जाएगी, है ना। और वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता क्या है भैया? एक आनुवांशिक रोग है। और ये जो वर्णांधता मैंने आपको बताया है, इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पहचान पाता। लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पहचान पाता। लाल को हरा देखता है, हरा को लाल देखता है। लाल को क्या दिखता है? हरा दिखता है। और हरे को क्या दिखता है? लाल दिखता है। क्या मैं समझा पाया? हाँ नहीं बेटा, ए से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है ना। हाँ नाइट ब्लाइंडनेस, सॉरी, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। A2 से कलर ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस है ये ए से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट, बाकी जब विटामिन पढ़ाएंगे तो और बढ़ा दूंगा। आगे बढ़ा जाए, देवेश खुश रहो भैया। लिखा है HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आप बताएंगे हमको, ठीक है ना। HIV किसको संक्रमित करता है? तो HIV का फुल फॉर्म पहले तो याद कर लीजिए, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस सबसे पहला क्वेश्चन है। इसके बाद ह्यूमन इम्यूनो वायरस से कौन सा रोग होता है? आपका आंसर आएगा एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब देखिएगा, डिफिशियंसी हुई है मतलब किसी चीज की कमी हुई होगी। किसकी कमी हुई है? इम्यून सिस्टम की कमी हुई है। सिंड्रोम लगा है तो इसका मतलब रोग होगा। तो समझ में आ रहा है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म करता है, हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर, नाम से पता चल रहा है ना, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करेगा? कमजोर करेगा। अब आपको पता है शरीर की रोगों से रक्षा कौन कर रहा है? तो शरीर की रोगों से रक्षा WBC कर रहा है। अब WBC को दो भागों में तोड़ा जाता है, एक होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है ना अग्रेनुलोसाइट, कणिकामय और कणिका रहित, जिसे हम लोग कहते हैं इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और दूसरी होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में कौन सी है? T और S। हम लोग को क्या पढ़नी होती? T। तो क्वेश्चन है, ये जो T लिम्फोसाइट है ना, ये हम लोग की क्या होती है? सब्सिडियरी लिम्फोसाइट होती है, सहायक लिम्फोसाइट होती है। और लिम्फ लसिका तंत्र में बनता है। चलो इसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो जो HIV वायरस है वो सबसे पहले T लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, और T लिम्फोसाइट सब्सिडियरी होती है, यानी सहायक लिम्फोसाइट को ये नष्ट करता है। क्वेश्चन है, एड्स का पहला मरीज कहां पाया गया? एड्स का पहला मरीज कहां पाया गया? तो आपका आंसर आएगा 1981 में एड्स का पहला मरीज अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया गया था। एड्स का परीक्षण कौन कौन से हैं? एड्स को जानने के लिए परीक्षण कौन कौन से होते हैं? तो एक तो बच्चे को पता है, एलिसा होता है, और दूसरा नहीं पता वो याद कर लो, ब्लैक वेस्टर्न होता है। तो ब्लैक वेस्टर्न पूछा जाए तो भी एड्स का परीक्षण है, और एलिसा पूछा जाए तो भी आपको एड्स का ही परीक्षण है। और एड्स की कैपिटल किसे कहते हैं? जहां पर एड्स के मरीज सबसे ज्यादा होंगे, कैपिटल ऑफ एड्स कौन सा होगा? युगांडा। युगांडा जो है वहां पे सबसे ज्यादा एड्स हैं। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। शक्तिमान की याद दिला दिया आज इसने हमको। हाँ, एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंटा एसे। फिर मैं बोल रहा हूं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंटा एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंटा एसे लिख लिया भैया। और ब्लैक वेस्टर्न, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। अच्छा एक और बात, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। जो बच्चे हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑफलाइन वाले बच्चे जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। सुनीता कुमारी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे मैम, आप ही की दया दृष्टि है ना, आपकी दुआएं हैं तभी हम पढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलो अच्छा अगला देखो भाई,
अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो पहली बात तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम क्या है आपका, एक आनुवांशिक रोग है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। और आनुवांशिक रोग जो होते हैं वो गुणसूत्रों को प्रभावित करते हैं, और गुणसूत्र को प्रभावित करोगे तो आपका रोग होगा। गुणसूत्र की जो खोज है वो स्ट्रॉसबर्गर ने की थी, है ना। गुणसूत्र की जो खोज है वो स्ट्रॉसबर्गर ने की थी, लेकिन गुणसूत्र का जो नामकरण है वो वॉल्डेयर ने किया था। अगर नामकरण की बात की जाए तो वॉल्डेयर आएंगे, लेकिन खोज की बात की जाए तो स्ट्रॉसबर्गर आएंगे। गुणसूत्र मनुष्य में कितने होते हैं, तो मनुष्य में होते हैं 23 जोड़ी। गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का मतलब कितने होते हैं, 46। अब किसी भी एक जोड़ी वाले गुणसूत्र में कमी आ जाएगी, खराबी आ जाएगी तो रोग हो जाएगा। अब ये रोग होता कैसे है, ये 46 होते हैं, या तो एक बढ़ जाए और या तो एक कम हो जाए, समझ रहे हो ना। अगर इसमें एक बढ़ गया या एक घट गया तो आपको ये कहलाता है सिंड्रोम। क्या कहलाता है, सिंड्रोम। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हीमोफीलिया में कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आते हैं। तो 8वां जोड़ी, हीमोफीलिया जो रोग होता है ना, हीमोफीलिया जिसमें चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया में आपका 8वां जोड़ी जो क्रोमोसोम है, 8वां जोड़ी जो क्रोमोसोम है वो आपका खराब हो जाता है। वैसे जो डाउन सिंड्रोम है उसमें 21वां गुणसूत्र आपका खराब हो जाता है, उसमें त्रिसूत्रता हो जाती है। त्रिसूत्रता, अब इतना कठिन नाम सुन के डरना नहीं है, कह रहे सर त्रिसूत्रता, इतना खतरनाक नाम आप कहां से लाए हैं। तो त्रिसूत्रता का मतलब कुछ नहीं है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना बेटा, अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन पूरी तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं। जो डाउन सिंड्रोम है, इस डाउन सिंड्रोम को हम लोग ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। और डाउन सिंड्रोम सबसे पहले मंगोलिया में आया था, इसलिए उसका दूसरा नाम मंगोलिज्म रोग भी है। तो डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलिज्म कहते हैं। ये रोग होता क्या है, व्यक्ति जो बच्चा पैदा होता है उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास रुका होता है, शारीरिक विकास भी रुका होता है और मानसिक विकास भी रुका होता है ना, और वो बच्चा पैदा ही पागल होता है, आप ये समझ लीजिए। तो डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 कहते हैं, अर्थात 21वें गुणसूत्र में त्रिसूत्रता, ट्राइसोमी होता है त्रिसूत्रता। और ये त्रिसूत्रता कब आती है, जब मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता, मतलब कि इरेगुलरिटी आती है, तब ये रोग हो जाता है। ये आपको बात समझ में आ गई ना, पक्की बात है। तो डाउन सिंड्रोम आपको समझ में आ गया, और भी बहुत सारे हैं। मैं एक बार आनुवांशिक रोग जो आपके पेपर में आते हैं, अरे बोलो, एक बार जो आपके पेपर में आनुवांशिक रोग आते हैं मैं उनकी लिस्ट बना देता हूं, इसको छाप लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लो कि डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 कहते हैं, डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म कहते हैं, है ना। हीमोफीलिया में आपका 8वां जोड़ी क्रोमोसोम खराब होता है, ये महारानी एलिजाबेथ के सबसे पहले फैला था, इसलिए इसको हम लोग शाही रोग या रॉयल डिसीज कहते हैं। चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। और ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है कि आलू, चिंपैंजी और तम्बाकू, याद रखिएगा, आलू की बात करें, चिंपैंजी की बात करें और तम्बाकू की बात करें, तम्बाकू की, इसमें 24 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 24 पेयर, याद रखना है, यानी 48, 24 जोड़ी किसमें होते हैं, तो आलू, चिंपैंजी और तम्बाकू में। और मनुष्य में कितने हैं, 23 जोड़ी, अर्थात 46 हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि खरगोश में कितने होते हैं, तो 22 जोड़ी होते हैं, अर्थात 44 होते हैं, है ना। खरगोश में कितने होते हैं, तो 22 जोड़ी होते हैं, अर्थात कितने होते हैं, 44, ये टोटल है ना। खरगोश में पूछा जाए तो 22 जोड़ी और ऐसे पूछा जाए तो 44, बताइए। हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ पहले, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है, तुम लोग फिर कमेंट करना बंद कर देते हो। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, ये बताओ, ऐसा तो नहीं है कि अच्छा लाइक सब लोग ने कर दिया है, 726 हैं, इसको 1000 पहुंचाओ फटाफट से, पहले इसको फटाफट 1 से 1000 पहुंचाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हमको ये बताओ, मैं आपको समझा पा रहा हूं, सारी बातें समझ में आ रही हैं।
अगर समझ में सारी बातें आ रही तो यस सर बोलो, तो आगे बढ़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ, हम क्या कर रहे थे, अच्छा आनुवांशिक रोग लिखने थे। सर आपका पढ़ाया हमको अच्छे समझ में आता है, बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, अभी कौन सा कोर्स लूँ? कोर्स ले लो आप, जीएस फाउंडेशन का कोई भी कोर्स ले लो, जो नया बैच चालू है कोई भी कोर्स ले लो, है ना। बीपीएससी का है ना, तो बीपीएससी के लिए आप जो ऐप पर लगा हो उसको ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत हमको बताना। सर कमेंट करना भूल जाते हैं पढ़ने चक्कर में, चलो कोई बात नहीं। हाँ, मैंने आपसे क्या कहा कि चलो मैं आनुवांशिक रोग लिख देता हूँ। आनुवांशिक रोग लिख लो भैया, आनुवांशिक रोग की लिस्ट बना लो फटाफट से, आनुवांशिक रोग की लिस्ट बना लो फटाफट से। ठीक है ना, सबसे पहला याद करो डायबिटीज, मधुमेह। दूसरा लिखो, है ना, स्किन कैंसर, त्वचा कर्क रोग। दूसरा लिखो स्किन कैंसर, त्वचा कर्क रोग। तीसरा लिखो पटाउ सिंड्रोम, रोगी के होंठ कट जाते हैं, है ना, बच्चा पैदा होता है तो होंठ कटे होते हैं, पटाउ सिंड्रोम। अगला लिखो डाउन्स सिंड्रोम, अगला लिखो डाउन्स सिंड्रोम। फिर लिखो क्लीन फेल्टर, क्लीन फेल्टर। फिर लिखो टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उसको समझ लीजिए। ठीक है ना, हो गया? तो यहां तक आपको समझ में आई? तो बहुत सारे हैं, तो अभी जितना बताया उतना लिख लीजिए फटाफट से। डायबिटीज लिख लीजिए, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लीन फेल्टर, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे आपके क्या है, आनुवांशिक रोग है। और भी देख लेते हैं यहाँ पे, वर्णांधता, वर्णांधता, हीमोफीलिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया। ठीक है ना, तो ये भी नोट कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे आनुवांशिक रोग हैं। आगे लिखते हैं, एक और लिख लेते हैं, सुनिए, एक और यहाँ लिख लो हाइपर ट्राइकोसिस। यहाँ पे एक और लिख लो हाइपर, बहुत आते हैं यार, चलो आप एक और लिख लो हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस है क्या? आपने देखा होगा, आपके बाबा बाबा को देखना कभी, उनके बाबा बाबा के कान में, है ना, बाल निकले होंगे, बड़े बड़े बाल निकल आते हैं, है ना। तो हाइपर ट्राइकोसिस क्या है? यह एकमात्र ऐसा आनुवांशिक रोग है, यह एकमात्र ऐसा आनुवांशिक रोग है ना, जिसमें मनुष्य के कान पर क्या निकल आते हैं, बाल निकल आते हैं। जिसके क्या होते हैं, मनुष्य के कान पर बड़े बड़े बाल निकल आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वाई क्रोमोसोम को प्रभावित करता है, बाकी जितने हैं वो सब एक्स क्रोमोसोम को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला पॉइंट समझते हैं। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन देखिए, एक सॉरी लगता है कोई पीछे क्वेश्चन छूट गया है। हाँ, मनुष्य का कौन सा अंग, मनुष्य का कौन सा अंग पर्ण पल्लव पेशियां, सॉरी एक सेकंड रुको जरा सा, इसको म्यूट कर देते हैं, इसमें टिन टिन आवाज आ रही ना। हाँ, तो मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग है? अच्छा, ये अवशेषी अंग है क्या? यूपी पुलिस के लिए कौन सा कोर्स ले लो बेटा? यूपीपी वाला बैच ले लो, जो यूपीपी वाला बैच चल रहा है ना वही ले लो, उतने में हो जाएगा कहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तो लिखा हुआ है मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? तो सबसे पहले देखते हैं अवशेषी अंगों को कहते क्या है। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं इसे, अवशेषी अंग। ये होता क्या है? लैमार्क ने किताब एक फिलॉसफी दी, है ना, जिसको कहते हैं फिलोसफिक जूलॉजिक, फिलोसफिक, एक सेकेंड, फिलोसफिक जूलॉजिक उनकी किताब है, फिलोसफिक जूलॉजिक। ठीक है, तो फिलोसफिक जूलॉजिक में लैमार्क ने बताया कि क्या बताया कि मनुष्य जिस अंग का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में करेगा, मनुष्य जिस अंग का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में करेगा वह अंग विकसित होगा, और जिस अंग का प्रयोग करना बंद कर देगा वह धीमे धीमे विलुप्त हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं क्या बताया गया, फिर मैं क्वेश्चन सोच रहा हूं, फिर समझिएगा। लैमार्क ने बताया कि जिस अंग का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाएगा वह अंग विकसित होगा, और जिसका प्रयोग करना बंद कर दोगे वह विलुप्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप जिम में जाइए, एक हाथ से डंबल उठाइए, डंबल उठाते उठाते एक बार आपका हाथ मोटा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, और एक आपका ऐसे ही रखा रह जाएगा। समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कौन से अंग है जिनका प्रयोग करना मनुष्य ने बंद कर दिया है और धीमे धीमे वो गायब हो जाएंगे। तो आप देखिएगा मनुष्य के बाल,
नाखून, है ना, मनुष्य के बाल, नाखून, है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, यहां पर होती है ना बड़ी आंत में कोलन वाले भाग में अपेंडिक्स, कर्ण पल्लव पेशियां, रोम, मनुष्य की पुच्छ, पुच्छ आपकी हल्की से रह गई है, वो भी चली जाएगी एक न एक दिन। और देखो दांत लिखा है, अगर ये अक्कल दांत लिखता, अगर ये अक्कल दांत लिखता तो आपका आंसर हो जाता, नहीं दांत लिखा है इसलिए नहीं होगा। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत को कहते हैं कोलन, क्षुद्रांत को क्या कहते हैं कोलन, और आपको पता है कोलन तो अभी है ही, बड़ी आंत का जो अगला भाग है वो कोलन कहते हैं, ये तो है ही, है ना। कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव नहीं कर्ण पल्लव पेशियां, है ना, ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव पेशियां, ये अवशेषीय अंग है। कर्ण पल्लव मतलब कान मत लगा दीजिएगा, ठीक है, तो कर्ण पल्लव पेशियां लगाना है आपको, ये 90 का ए आंसर है, ठीक है। चलो अगला देखिए, लिखा है थ्राम्बोप्लास्टिन कहां से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है। फिर मैंने बताया कि थ्राम्बोप्लास्टिन, थ्राम्बोप्लास्टिन मतलब क्या होता है कि रक्त का थक्का जमा रहा है, रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है ना, रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है, तो अभी मैंने बताया प्लेटलेट्स करती है। अब एक क्वेश्चन को बार बार नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन को बार बार नहीं बताऊंगा कि पिछली बार भी इतना बताया फिर इतनी बार इतना बताऊं, ठीक है ना, टाइम बर्बाद होता है उससे, तो याद रखना प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को हम लोग कहते क्या है, थ्राम्बोसाइट, क्या कहते हैं, थ्राम्बोसाइट्स कहते हैं। अब आप बताइए जल्दी से, रक्त का थक्का जमाने के लिए हमको कौन से 2 प्रोटीन चाहिए, बेटा जल्दी बताओ, रक्त का थक्का जमाने के लिए हमें कौन से 2 प्रोटीन चाहिए, और कौन सा एक विटामिन चाहिए, और कौन सा एक मिनरल यानी कि खनिज चाहिए, जल्दी बताओ। रक्त का थक्का, जब रक्त में जब चोट लग जाएगी तो रक्त का थक्का जमाने के लिए हमको 2 प्रोटीन चाहिए। 8 मई को बीपीएससी का एग्जाम है सर, मैराथन क्लास ले लीजिए, ठीक है, ठीक है दिलीप, आप ज्यादा कॉपी पेस्ट मत करो, हमने देख लिया, देखो एक ही बार में देख लिया तुम्हारा हमने ना, आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करना। सब बच्चे देखो आराम से पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ाता हूं तो वो कमेंट नहीं करते हैं, वो चुपचाप से बैठे रहते हैं और वो अपना आंसर बताते हैं, और उनको आंसर आता है तो खुश हो जाते हैं, नहीं आता है तो वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको भी वैसे ही पढ़ना है, ज्यादा किचिर किचिर नहीं करना है, ठीक है। तो प्रोटीन कौन कौन से बताएं, अभी आंसर नहीं आया, प्रोटीन की बात बताई जाए तो प्रोटीन का आंसर है प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। फिर मैं बता रहा हूं, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। और विटामिन कौन सा लगेगा, तो विटामिन के होगा। और खनिज पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे, कैल्शियम लगाएंगे, खनिज पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे, कैल्शियम लगाएंगे। समझ पाए भैया, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या लगाना है, प्लेटलेट्स, ठीक है। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या है, ये WBC के भाग हैं, ये WBC के भाग हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और इसको कहते हैं RBC, है ना, जीवन काल 120 दिन का होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और आंसर बताना है। अभी आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, धन्यवाद गोविंद सिंह जी। ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत ली, लेकिन आपके जैसा अनुशासन पूरे यूट्यूब पे नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ऑफलाइन में भी ऐसा ही हूँ। और लेकिन अच्छा, लेकिन बच्चे कहते सर ऑफलाइन में आप थोड़ा सा मजाकिया हैं, ऑनलाइन में तो बिल्कुल सीरियस रहते हैं। ऐसा नहीं, अब ऑफलाइन में बच्चे बैठे रहते हैं, एक से खुराफाती, उसमें 2-3 जोकर भी रहते हैं, है ना, तो उनको देख के अच्छा लगता है, कोई ना कुछ बोलता रहता है। अब ऑनलाइन में कैमरा है तो उस हिसाब से फीलिंग नहीं आ पाती है, हैं? चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है एंटी अमीबा हिस्टोलिका से होने वाला रोग कौन सा है, तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका से होने वाला रोग कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ भाई, अगर मैं आपसे पूछता हूं, चलो मैं आपसे कहता हूं मलेरिया, तो जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, ठीक है, जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए मस्तिष्क ज्वर, आपसे पूछा जाए मस्तिष्क ज्वर, है ना, है ना, मस्तिष्क ज्वर ये किससे होता है, तो आपका आंसर आएगा क्यूलेक्स मच्छरों से। किससे होता है, क्यूलेक्स मच्छरों से, ठीक है ना। तो क्यूलेक्स मच्छरों से क्या होता है, तो आपका आंसर आएगा मस्तिष्क ज्वर होता है, ब्रेन फीवर होता है। और लेकिन मलेरिया किससे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि यहीं पर कोई देगा डेंगू किससे होता है, डेंगू, तो डेंगू जो होता है वो वायरस से होता है, तो डेंगू है वो वायरस से होता है, और वो एंडीज एजिप्टाई मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है, एंडीज एजिप्टाई, एंडीज एजिप्टाई मच्छर से फैलता है, एंडीज एजिप्टाई मच्छर से फैलता है ना। और इसका नाम है अरबो वायरस, डेंगू का जो वायरस है वो है अरबो वायरस, अरबो वायरस। और डेंगू को हम लोग बोन ब्रेक फीवर कहते हैं, अर्थात हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं,
हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। डेंगू का पहला मामला 1895 में, डेंगू का पहला मामला 1895 में कलकत्ता में आया था। पहली बार भारत में 1895 में कलकत्ता में आया था। फिर आते हैं पेचिस। पेचिस होती है एंटी अमीबा हिस्टोलिका से, इसको डिसेंट्री कहते हैं, पेचिस को ही डिसेंट्री कहते हैं। और टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, साल्मोनेला टाइफी से। और जो साल्मोनेला टाइफी है ये बैक्टीरिया है, ये क्या है आपका जीवाणु है ना। और किसी के अंदर टाइफाइड का परीक्षण कराने के लिए हम लोग विडाल टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? विडाल टेस्ट। तो जो विडाल टेस्ट है उसका संबंध किससे है? टाइफाइड से है। इस टाइफाइड को हम लोग मियादी बुखार कहते हैं। इस टाइफाइड को हम लोग क्या कहते हैं? मियादी बुखार कहते हैं। और ये किसको प्रभावित करती है? छोटी आंत को। ये किसको प्रभावित करती है? छोटी आंत को। क्लियर है। और पीलिया आप जानते ही हैं, पीलिया किससे होता है? यकृत की खराबी से पीलिया हो जाता है ना। यकृत के अंदर एक पित्ताशय की थैली होती है, वो पित्ताशय गॉल ब्लैडर खराब हो जाता है तो पित्त रस बाहर निकलने लगता है, बिलिरुबिन बाहर निकलने लगता है, शरीर में फैल जाता है, उसको हम लोग पीलिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या लगाना है? पेचिस। इसका आंसर क्या लगाना है? पेचिस इज द राइट आंसर। हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अगर आपसे पूछा जाए कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, इसका पता किसने लगाया था? तो इसका पता लगाया था रोनाल्ड रास ने। इसका पता किसने लगाया था? तो इसका पता लगाया था रोनाल्ड रास ने। इतनी बात आपको समझ में आई? तो मच्छर मलेरिया मच्छर से होता है, इसका पता किसने लगाया? तो आपका आंसर आएगा रोनाल्ड रास ने। और इसकी दवा आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर आएगा कुनैन, है ना। क्या आंसर आएगा? कुनैन। और कुनैन जो है वो सिनकोना के वृक्ष से निकलता है, सिनकोना वृक्ष की छाल से पाया जाता है ना। तो कुनैन क्या है? मलेरिया की दवा है। और किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। बेटा पेचिस अलग है, डायरिया अलग है। देवेश मिश्रा, डायरिया से गौतम बुद्ध की भी मृत्यु हुई थी, डायरिया से अकबर की भी मृत्यु हुई थी। बात समझ आ रही है? क्लियर है। तो डायरिया अलग है। डायरिया को हम लोग कहते हैं अतिसार या प्रवाहिका, वो एस्केरिस लुम्बिकाइडिस से होता है। ठीक है ना। जो सर आराम से पढ़ाइए, आराम से तो पढ़ा रहा हूं आराम हराम है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है आराम क्या है? हराम है। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था? एंटी अमीबा हिस्टोलिका, फिर बता रहा हूं आपसे, अगर आपसे पूछा जाए एंटी अमीबा हिस्टोलिका, तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका से पेचिस होती है, डिसेंट्री होती है। लेकिन जो आप बता रहे हो बच्चा, वो डायरिया जो है ना, वो डायरिया अलग चीज है। डायरिया को अतिसार या प्रवाहिका कहते हैं और वो एस्केरिस लुम्बिकाइडिस से होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, रफ कर दें। हमने ध्वनि पढ़ाया है, पढ़ लीजिए, हमने सब बताया है। चलो अगला क्वेश्चन है, बीमारी फैलाने वाले एजेंट क्या कहलाते हैं? बीमारी फैलाने वाले एजेंट, एजेंट समझ रहे हो कि अगर हम लोग विषाणु, ये कह रहा है विषाणु, जीवाणु, समझ रहे हो ना, फंगस यानी कवक, प्रोटोजोआ, है ना। कह रहा है कि यदि इन सब को मिला लिया जाए तो इनका सामूहिक रूप क्या कहलाता है? तो पैथोजेंस, पैथोजेंस कहलाता है, पैथोजेंस। तो पैथोजेंस कहलाता है, क्या कहलाता है? पैथोजेंस। तो ये जो है पैथोजन लिखा हुआ है। एमाइलस क्या है? एंजाइम है। एमाइलस क्या है? एंजाइम है। और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है एमाइलेज। और फिर प्रोलैक्टिन और सिक्रेटिन क्या है? ये हार्मोन है। प्रोलैक्टिन और सिक्रेटिन क्या है? ये हार्मोन है। क्लियर है। तो इसका आंसर लगाना है पैथोजेंस। ठीक है, धन्यवाद अरविंद जी। तो 12वां क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 13वां क्वेश्चन लिखा है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन है? अरे ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना सा। ऐसे प्रश्न तो आते रहे तो आप लोग तो धज्जियां उड़ा देंगे इसकी। क्या बोलते हैं? हाँ, तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या है? पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। अरे हाँ कि ना। शाकाहारी क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। मांसाहारी क्या होता है? द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होता है। जीवाणु और कवक क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, है ना। तो छींका, रुको।
तो अगर आपसे पूछा जाए जीवाणु क्या होते हैं, है ना, ये जीवाणु क्या होता है, तो जीवाणु और कवक आपके क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, तोड़ते हैं चीजों को। मांसाहारी क्या होता है आपका, द्वितीयक उपभोक्ता होता है। और शाकाहारी क्या होता है आपका, प्राथमिक उपभोक्ता होता है ना, प्राथमिक उपभोक्ता, सॉरी, प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, ठीक है ना। और जो उत्पादक है वो तो आप जानते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन है, तो बी इज द राइट आंसर, बी है। ए लगाए चले जा रहे हो सब लोग, हाँ अब आया बी। अच्छा कुछ लोग तो आंसर देखने के बाद ही बी करना शुरू करते कि सर ने क्या लिखा है? हाँ बेटा, छींक जो है वो ऐच्छिक क्रिया है, मैं चाहूं तो छींक को रोक लूं, गोविंद सिंह, छींक जो है वह ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया क्या है आप जान रहे हैं ना, ठीक है, जो हृदय चल रहा है हृदय, यह अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, जिस पर तुम्हारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। छींक तो रोक लेते हैं आदमी। आगे बढ़ो। जमीन के अंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है जमीन के अंदर रहने वाले जंतु को किसमें सुरक्षित रखा जाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो चिड़ियाघर में किसको रखते हैं, स्थलीय जंतुओं को। स्थलीय जंतुओं को हम लोग किसमें सुरक्षित रखते हैं, चिड़ियाघर में। अरे पता नहीं पता है, अरे पता है, हाँ। एक्वा मतलब क्या होता है, पानी। तो जलीय जंतुओं को किसमें रखेंगे, मछली अछली को, तो एक्वेरियम में रखेंगे। बाइवेरियम में किसमें रखेंगे, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय, है ना, पक्षियों को कह सकते हैं। अरे हाँ कि ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका नहीं आ रहा सही, मैं समझ रहा हूं। वायुमंडलीय जंतुओं को हम लोग इसमें रखेंगे। और जमीन के अंदर का आंसर आएगा टेरेरियम, क्या आंसर आएगा, टेरेरियम। क्लियर है। तो 14वें का आंसर ए है, 14वें का आंसर क्या है, ए है। टारगेट कोचिंग धन्यवाद। तो 14वें का आंसर क्या है, ए है। क्लियर है। तो याद रखना है वायुमंडलीय जंतुओं को कहां सुरक्षित रखते हैं, आपका आंसर वाइवेरियम आएगा, इसको बाइवेरियम कहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। और एक्वेरियम जलीय जंतु, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ईवीएस के प्रश्न आ गए थोड़े से। जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है उसमें कौन सा रोग नहीं होता है, अरे ये तो रिपीट हो गया। एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से क्या नहीं होता है, स्कर्वी नहीं होता है। पेलाग्रा क्या होता है, उसमें पेलाग्रा जानते हो क्या होता है ना, पेलाग्रा, अरे जान रहे हो नहीं जान रहे हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और बाकी जो बेरी बेरी, विटामिन बी, ये सब तो जान ही रहो, बच्चों वाले क्वेश्चन आ गए बीच बीच में, ठीक है ना, लेकिन ये पेपर में आते हैं ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, किलोसिस, किलोसिस में रोगी की जो होंठ होते हैं उनके किनारे कोण कट जाते हैं, ये सब क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं है, अब देखो बताना है निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। चलो आज मैं प्रोटीन तुम लोग को समझा ही देता हूं, ठीक है, प्रोटीन समझा देता हूं। 20 मिनट की क्लास और बची है, ठीक है, 47 हो रहा है, लगभग 10 से 15-20 मिनट की क्लास और बची है। इसके बाद अगले संडे को हम लोग फिर से मिलेंगे और इससे ही मात्रा में। लेकिन आपको अभी लाइक करना है, अभी किसने लाइक ना किया हो तो लाइक कर देगा जल्दी से। जितने बच्चे हैं पहले तो वो लाइक करें फटाफट से। 16 क्वेश्चन है, आज मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चन तो करा कर जाऊंगा ही, है ना। चलो देखो, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रोटीन नहीं है, तो पहला क्वेश्चन है प्रोटीन की खोज किसने करी, तो आपका आंसर आएगा मुल्डर ने। प्रोटीन की खोज किसने करी, मुल्डर ने। प्रोटीन कैसे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसको लेना जरूरी है, नाइट्रोजन और सल्फर लेना आपका जरूरी है, तभी प्रोटीन बनेगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो मैरिमस और क्वासरकोर, मैरिमस और क्वासरकोर, याद रखना है मैरिमस और क्वासरकोर। तो प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है, मैरिमस और क्वासरकोर रोग होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन, याद रखना भैया, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोटीन का नाम, आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन का नाम। तो बताइए दाल में कौन सी प्रोटीन होती है, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है ना। तो दाल में होती है प्रोलैमिन, क्या होती है, प्रोलैमिन्स। दूध, दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, प्रोलैमिन्स पाई जाती है। सर ध्वनि की तीव्रता किनसे, अरे यार फॉर यू, तुम्हें हमने पढ़ाया तो है, ध्वनि हमने पढ़ाया है, यूट्यूब पे सर्च कर लो। जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं पढ़ा है वो तुम यूट्यूब पे सर्च कर लो, मेरा नाम डाल लो या हमारे चैनल का नाम डाल लो, तुम्हें आ जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़ डालो। कम से कम 2000 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, है ना। लेकिन तुम लोग इतने चालाक होते हो कि किसी को शेयर नहीं करते हो, सोचते हो पहले अपना हो जाएगा तब हम आगे बढ़ाएंगे, है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है,
टुक टुक जी आपका कॉल नहीं उठ रहा है, मैं देख रहा हूं, है ना। तो कोई बात नहीं, आज संडे था, आज थोड़ा सा स्टाफ छुट्टी पे होगा तो कल कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है, दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलैमिन्स पाया जाता है। दूध में कौन सा पाया जाता है? केसीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटिन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटिन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? मायोसिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन और बताइए, मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मक्का में जीन प्रोटीन पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कपास में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कपास में आपका गैसोपीन प्रोटीन पाया जाता है। गैसोपीन प्रोटीन पाया जाता है। और बाकी जो पूछना है आपसे हमसे पूछो, किसमें कौन सा प्रोटीन है, मैं आपको सब बताऊंगा। दूध में बताया, केसीन बेटा, लैक्टिन नहीं है यार, ठीक है ना। हाँ, लैक्टिन नहीं है, लैक्टिन नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ आए। दूध में कौन सा प्रोटीन है? केसीन है। गेहूं में ग्लूटिन है। दाल में कौन सा? प्रोलैमिन्स है। मांसपेशी में मायोसिन है। मक्का में जीन है। कपास में गैसोपिन है। और बाकी कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ लेना, मैं प्रोटीन का नाम बता दूंगा। आगे बढ़ूं? हाँ, तो कौन सा प्रोटीन नहीं है इसमें? केराटिन क्या है? प्रोटीन है। अब सुनते हैं, है ना। ये देखो, हिपैरिन नहीं है प्रोटीन, ये प्रतिजामन है। बाकी सब क्या है? अगर आपसे पूछा जाए अंडे में कौन सा पाया जाता है, अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन, तो अंडे में पाया जाता है ये फैब्रिन, जो है वो आपके रक्त में ही पाया जाता है। केराटिन मनुष्य के बाल, मनुष्य के नाखून, पक्षियों की चोंच, जानवरों की सींगें, ठीक है ना। तो याद रखना है ना, मनुष्य के बाल, नाखून, पक्षियों की चोंच, जानवरों की सींगें, ये सब किस प्रोटीन की बनी होती हैं? केराटिन प्रोटीन की। तो ये केराटिन प्रोटीन है, फैब्रिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, हिपैरिन प्रोटीन नहीं है, ये प्रतिजामन है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। कम से कम 100 क्वेश्चन तो मैंने 17वें क्वेश्चन पे आए हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन तक बता दिया होगा हमने आपको। बांझपन जो है, बांझपन वो विटामिन ई से होता है, क्योंकि ए से तो आपको पता है रतौंधी हो रही है ना। और विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। बस यही विटामिन ई लेते रहिए, आपको कभी नपुंसकता नहीं हो सकती। अगर नपुंसकता हो रही है का मतलब क्या है? विटामिन ई की कमी है ना। और नपुंसकता नहीं हो रही, तुम जवानी रहोगे, जवान का मतलब तुम्हारी ब्यूटी बढ़ी रहेगी, है कि नहीं। फिर इसके विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ये तो सबको पता है। और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। यही सब है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोग कम हो रहे हैं ऐसा कैसे? भैया लोग कम हो रहे हैं ऐसा कैसे? लोग तो बढ़ने चाहिए, जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एक व्यक्ति के आरबीसी में ए और बी एंटीजन है, तो इनके सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होगा? अरे बहुत आसान सा प्रश्न है, बताइए। ओके भैया, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका आंसर दें फटाक से। बहुत बेकार सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग तो पढ़ना है ना। अब भाई ये सब प्रीवियस ईयर के पेपर है, सुपर टेट में जो आए हैं और एनटीपीसी, सारे देखो साइंस पढ़ा रहा हूँ मतलब सब में पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ। जो ब्लड ग्रुप की खोज है, जो रक्त समूह की खोज है, सुनते रहिएगा, जो रक्त समूह की खोज है वो आपकी एंटीजन के आधार पर की गई थी, समझना बेटा। जो रक्त समूह की खोज है वो एंटीजन के आधार पर की गई थी, इसलिए ए अगर ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन आपका ए होगा, बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन आपका बी होगा, ए बी अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो आपका एंटीजन ए बी होगा। लेकिन एंटीबॉडी उल्टी होती है, अगर ए आपका ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन तो ए है, एंटीबॉडी आपकी बी होगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन तो बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी आपकी ए होगी। और ए बी में कोई भी आपका एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए एंटीजन के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने सिर्फ 3 ब्लड ग्रुप खोजे थे, समझना है। कार्ल लैंडस्टीनर ने एंटीजन के आधार पर सिर्फ 3 ब्लड ग्रुप खोजे थे, सिर्फ 3 ब्लड ग्रुप खोजे थे। वो कौन कौन से थे? ए बी, क्योंकि ओ जो है उसमें आपका एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाई जाती हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जो ए बी है वो सर्वग्राही क्यों है,
है ना, यूनिवर्सल रिसेप्टियर क्यों है, सर्वग्राही क्यों है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं। और आपसे पूछ दिया जाए ओ जो है वो सर्वदाता क्यों है, तो आंसर है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता जबकि एंटीबॉडी दोनों होते हैं। तो सर्वदाता क्यों है और सर्वग्राही क्यों है, दोनों बात आपको समझ में आ गई। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है इसकी खोज आपकी डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने की थी। किसने की थी? डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने की थी। याद रखना है ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो एंटीजन के आधार पर की गई थी, इसीलिए ओ नहीं मिला था। और आजकल तो आपको पता ही है कि नए नए ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं, रख रहे हैं आजकल तो नए नए ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं, है ना। H1 ब्लड ग्रुप मिल गया है, H2 ब्लड ग्रुप मिल गया है, H1 और H2। H1 को कह रहे हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं भैया? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। H1 को क्या कह रहे हैं हम लोग? बॉम्बे ब्लड ग्रुप कह रहे हैं। और H2 को क्या कह रहे हैं? इंदिरा ब्लड ग्रुप कह रहे हैं, इंदिरा ब्लड ग्रुप कह रहे हैं। तो अभी हाल ही में दो नए ब्लड ग्रुप खोजे गए हैं, H1 और H2। H1 को कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप और H2 को कहते हैं इंदिरा ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन क्या था इसमें कि अगर कोई व्यक्ति के आरबीसी में ए और बी एंटीजन है, अगर एंटीजन दोनों है, समझना, यदि एंटीजन क्या है? दोनों एंटीजन अगर पाया जा रहा, सुनते हैं एक सेकेंड। हाँ, एंटीजन अगर दोनों है, एंटीजन अगर दोनों है तो इनके सीरम में एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। 18वें का आंसर क्या लगाना है? सी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। हाँ, और जिसको भी ब्लड चैप्टर पढ़ना है तो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, आप उसको सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। फिर मैं कह रहा हूं, ठीक है, मैंने बहुत पढ़ाया है यार, और सबसे अलग पढ़ाया है, सबसे अच्छा। जल जनित रोग कौन सा है? क्वेश्चन पूछ रहा है सर ये जल जनित रोग क्या है, तो जो जल से फैलता है, अरे हाँ कि ना। तो जल जनित कौन सा? जो प्रदूषित जल के सेवन से फैलता है। तो क्या आंसर होगा इसका, फटाफट बताइए, है ना। टिटनेस, टिटनेस तो बैक्टीरिया से फैलता है, जीवाणु से। किससे फैलता है? जीवाणु से। मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। डिप्थीरिया किससे फैलता है? तो जीवाणु से। डिप्थीरिया किससे फैलता है? जीवाणु से। अरे हाँ कि ना। तो हेपेटाइटिस बचा, तो ये किससे फैलेगा? जल जनित रोग है, प्रदूषित पानी से फैलता है, प्रदूषित पानी से फैलता है। और हेपेटाइटिस जो है वो किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है ना। किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखा है कॉलरा रोग होता है। कॉलरा, कॉलरा जानते हो, इसको कहते हैं हैजा। ठीक है, कॉलरा को क्या कहते हैं? हैजा कहते हैं। और ये फैलता है विब्रियो कॉलेरी से। किससे फैलता है? विब्रियो कॉलेरी से फैलता है। किससे फैलता है? विब्रियो कॉलेरी से। और ये क्या है? आपका जीवाणु है। ये क्या है? आपका जीवाणु है। तो क्या क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे? कॉलरा किससे फैलता है? बैक्टीरिया द्वारा। खत्म हो गया, लो हो गया। ठीक है, किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है, खत्म हो गया, हो गया। अगला क्वेश्चन, अंडा उत्तम स्रोत है किसका? तो आपको बताया अंडे में जो पीला वाला भाग है वो वसा का स्रोत है, और जो आपका सफेद वाला भाग है वो आपका प्रोटीन का स्रोत है। और अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका किसकी है, सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो आप कहेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। और सबसे छोटी किसकी होती है? पीपीएलओ की, है ना। चलो निमोनिया वाली की। चलिए, तो इसका आंसर क्या लगाना है? प्रोटीन का। 21 का आंसर बी लगाना है भैया, वसा मत कर देना, ठीक है। देखना कब कोई जो जिम करता है, वो जिम जब करता है तो वो क्या करता है कि पीला वाला भाग निकाल देता है। अरे हाँ कि ना। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अंडे का जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बेटा लाइक अभी 1000 पहुंचाए नहीं आप लोगों ने, अभी आप लोगों ने 1000 लाइक पहुंचाए नहीं हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 1000 लाइक जल्दी से पहुंचाइए, फटाफट से आगे बढ़े। हाँ, लिखा है निम्नलिखित में से जीवाणुओं द्वारा फैलाने वाले रोगों का समूह चुनिए। तो सबसे पहले लिखा है छोटी माता, तो छोटी माता और बड़ी माता तो वायरस से होता है, गलत हो गया।
अगला लिखा है टीबी, है ना। हमने आपको सूत्र दिया था, सूत्र दिया था, क्या था, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। बैक्टीरिया से होता है, सूत्र याद कर लो, टिंकू, सीडी में पटाखा, हाँ सूत्र याद कर लो जल्दी से, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का सूत्र याद कर लो, टिंकू, सीडी में पटाखा, बनी, हैगो, याद कर लो, टिंकू, सीडी में पटाखा, बनी, हैगो, जल्दी बताओ, याद हुआ। अब जो मैं एक बार बोल रहा हूं उसको मेरे साथ दोहराना है आपको, और आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना। लिखना, बोलो, लिख लो, चाहे लिख लो, चाहे टी से क्या होगा, टिटनेस, लिख देता हूं, टी से क्या है, टिटनेस है, कू से क्या है, कुष्ठ रोग है, कू से क्या है, कुष्ठ रोग है, सी से क्या है, सिफिलिस है, सी से क्या है, सिफिलिस है, डी से क्या है, डिप्थीरिया है, डी से क्या है, डिप्थीरिया है, मे से क्या है, मेनिनजाइटिस है, मेनिनजाइटिस है। मेनिनजाइटिस आपका बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है ना। पा से क्या है, प्लेग है, टा से क्या है, टाइफाइड है, टाइफाइड है, और टा से ही आपकी टीबी भी है, का से काली खांसी है, काली खांसी है, बा से बोट्यूलिज्म है, जो दूषित खाने से होता है, बोट्यूलिज्म है, नी से निमोनिया है, नी से निमोनिया है से हैजा है, और गो से गोनोरिया है। गोनोरिया को कहते हैं सुजाक, गोनोरिया को हिंदी में कहते हैं सुजाक, और ये गुप्त रोग है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, टोटल हमने आपको बैक्टीरिया से 13 रोग बताए हैं। टोटल मैंने आपको बैक्टीरिया से कितने रोग बताए हैं, 13 रोग बताए हैं। क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई। आप देख लीजिए, मियादी बुखार, टाइफाइड, यही आंसर इसका हो गया। तो टीबी भी हमको मिल रही है, हमको निमोनिया भी मिल रहा है, हमको मियादी बुखार नहीं टाइफाइड भी मिल रहा है। बाकी पोलियो आपका वायरस से होता है, छोटी माता यहाँ पे भी लिखा है तो ये भी वायरस से होगा। तो बैक्टीरिया से जो रोग होता है वो कौन सा है, सिर्फ आपका बी, 22वें का आंसर है बी, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। 9 मिनट की क्लास बची है, और आप लाइक करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। और अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे, लोगों को शेयर नहीं करवाएंगे, तो फिर हम जा रहे हैं, 6 घंटे की क्लास हो गई है ना। चलो रफ करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखा है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि साहब ये सेल्यूलोज क्या है। तो याद रखिएगा, जो पौधा होता है, पौधा, अरे जो प्लांट होता है ना, तो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, वो बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज को पचाने के लिए, सेल्यूलोज को पचाने के लिए मनुष्य में अपेंडिक्स हुआ करती थी। मनुष्य में क्या हुआ करती थी, अपेंडिक्स। तो जब हम लोग जानवर थे तो हम लोग क्या करते थे, पेड़ पौधों की छाल खाते थे, तो उसको पचाने के लिए क्या थी, अपेंडिक्स थी। अब हमारे पास अपेंडिक्स धीमे धीमे गायब हो रही है, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधा खा नहीं रहे हैं। तो सेल्यूलोज एक्चुअली में क्या है, तो सेल्यूलोज आपका कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसी सेल्यूलोज को नोच कर कागज की लुगदी बनाई जाती है। तो कागज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कागज क्या है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, तो क्या बताएंगे, जो कागज है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सेल्यूलोज बहुल खाद्य पदार्थ मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं, ठीक है। यानी कह रहा है जो सेल्यूलोज है वो कार्बोहाइड्रेट है, जो आपके आहार के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। इसे निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेल्यूलोज के बारे में सही है, ठीक है। मानव में उपस्थित सेल्यूलोज पाचक जीवाणु सेल्यूलोज को रेशों में परिवर्तित कर देता है। सेल्यूलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है, जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। मानव में सेल्यूलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना, जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। लो भैया, अभी मैंने बताया सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, हाँ कि ना। और कार्बोहाइड्रेट क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या लगाना है, डी लगाना है। आसान आसान सा प्रश्न है कि नहीं। देखो यहाँ पे सी बता रहे हैं सब लोग। हे भगवान, इतना पढ़ाया और इसके बाद भी तुमने सड़ दिया है। हो गया।
सही पूछा है ना कि निम्न में से कौन सा श्लोक के बारे में सही है, ये पूछा है। ठीक है, ओके। सर राजस्थान जीके कहां से पढ़े आ रहे हैं दादा? जो पढ़ा रहे पहले वो तो पढ़ लो। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एक और बात, ये जो है जैसे ये जो बता रहे हैं, एक जैसे हम इसको, जैसे एक बच्चे ने कहा ना सी, ये जो सी है, मानव में सेल्यूलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। बेटा जो पाचक एंजाइम होते हैं ना, जो पाचक एंजाइम, ये आपके दीमक में पाए जाते हैं। जो पाचक एंजाइम होते हैं वो दीमक में पाए जाते हैं। ठीक है ना, अपने में पाए जाते हैं। चलो देखो, लिखा है सिर और ऊपरी जबड़े के बीच, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। आसान सा प्रश्न है, जल्दी बताओ। मणि मानिक चंद, राजस्थान जीके कहां से पढ़े जा रहे हैं? तुम तो बार बार एकदम लिखते चले जा रहे हो यार। ये राजस्थान जीके के, राजस्थान में बहुत सारे चैनल होंगे यूट्यूब के, उसको देख लो। हैं, चलो आपको मैं समझाता हूं कुछ। जैसे लिखा है हिंज संधि, क्या लिखा है? हिंज ज्वाइंट। तो हिंज ज्वाइंट क्या होती है ना? केवल ऐसी जो हड्डी है ना, वो केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती है। तो हिंज संधियां क्या होती हैं? अस्थियां केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती हैं। ऐसे में जो समझा रहा हूं उसको याद कीजिएगा। अस्थि केवल एक ही दिशा में मुड़ सकती है, एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं, दिशा में मोड़ सकते हैं, है ना। जैसे आप पैर है, पैर घुटना है, घुटने को आप ऐसे करके मोड़ सकते हैं। कोहनी है, कोहनी को आप ऐसे करके ऐसे मोड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे है क्या कि ऐसे सीधे कर रहे और इसको ऐसे मोड़ दे? नहीं कर पाएगा ना। अरे हाँ कि ना, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अच्छा, कंदुक खल्लिका संधि क्या होती है? बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है? ह्यूमरस और फीमर अस्थियां किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती हैं, उसको हम लोग कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। हाँ कि ना? ठीक है, ठीक है, आंसर आ गया है सबका आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है। आंसर बिल्कुल डी है, फिक्स ज्वाइंट। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़, सिर और ऊपरी जबड़े का जो बीच का जोड़ है उसको क्या कहते हैं हम लोग? है ना, बद्ध संधि, फिक्स ज्वाइंट कहते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तोड़ तोड़ कर दिखा पाएंगे। लार क्या करता है? लार क्या करता है? लार स्टार्च को पचाता है। अच्छा, क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है। लार, आपसे एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे बेटा शेयर करते रहो लगातार, बहुत कम लोग हैं, 2-3 मिनट की क्लास और है ना। और 25 क्वेश्चन अभी कराएंगे हम आपको, वैसे 25 से बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर भी 6 घंटे की मैराथन आपकी हो जाएगी। तो लार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सूखी रोटी चबाने पर, क्वेश्चन पूछा गया कि सूखी रोटी चबाने पर धीमे धीमे मीठी लगने लगती है। सूखी रोटी चबाने पर धीमे धीमे क्या लगने लगती है? मीठी लगने लगती है। तो कौन सा एंजाइम होता है लार में? तो आपका आंसर आएगा टाइलिन। क्या आंसर आएगा आपका? टाइलिन। तो लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है, लाइसोजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम, सुनते रहिएगा। लार में एमाइलेज होता है, माल्टेज होता है, टाइलिन होता है, और अभी मैंने क्या लिखा था? लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है। इसका काम है क्या? स्टार्च का पाचन करना। किसका पाचन करना? स्टार्च का, ठीक है ना। अब स्टार्च क्या होता है? मंड, इसको क्या करेगा? वो शर्करा में परिवर्तित कर देगा। तो स्टार्च को वसा में नहीं, स्टार्च को शर्करा में, यही हो गया। बाकी ये सब तो गलती है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में थोड़ा बदल जाएगा, हो गया। अरे हाँ कि ना। हालांकि यकृत धीमे धीमे काम करता है, पीसीएफ प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट बदलता है, अरे हाँ, कार्बोहाइड्रेट को फैट में, लेकिन फैट को नहीं बदलता, है ना। ये आपके तोंद के रूप में सामने आता है, ठीक है। चलो, तो ये 25 क्वेश्चन हो गए। तो बताइए आगे बढ़ाया जाए कि आज के लिए इतना काफी है? जल्दी बताओ, आगे बढ़ाया जाए कि आज के लिए इतना काफी है? जल्दी, फटाफट से। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। और हर संडे को होगा, क्योंकि कल फिर से मेरी क्लास सुबह 7 बजे से है, ठीक है। ऑफलाइन और फिर ऑनलाइन जीएस स्पेशल वाले में है। लेखपाल का भी स्टार्ट करना है, लेखपाल का भी मैराथन चलाना है ना सर। अब बस चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम क्या है? अरे बहुत आसान है, देखो, चूहा आगे का दांत उतरता है,
कुतरता है तो इसे कृंतक कहते हैं, है ना। सबसे आगे वाले दांत क्या होते हैं? कृंतक होते हैं। और कृंतक के बाद क्या होते हैं? रदनक होते हैं। रदनक मतलब ये वाले दांत, ये जिससे पकड़ के काटते हैं, है ना। फिर क्या होता है? अग्र चवर्णक होता है, अग्र चवर्णक। और फिर क्या होते हैं? चवर्णक होते हैं, है ना। इसको हम लोग कैसे करते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्री मोलर है और ये आपका मोलर है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है I2, यानी कि कृंतक कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 नहीं, एक जबड़े बता रहे हैं। अबे I2 का मतलब ये है कि 2 और उसका गुणा 2, 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसे का ये 2 और नीचे के 2, ठीक है 4। तो इसको हम 2 का गुणा कराएंगे, ठीक है ना। और कृंतक कितना होता है? 1। सॉरी, रदनक कितना होता है? 1। यानी ऊपर जबड़े में ले रहे हैं, सिर्फ ऊपर जबड़े में, ऊपर जबड़े में ले रहे हैं, इसका डबल कर देंगे तो समझ में आ रहा है। प्री मोलर कितने होते हैं? ऊपरी जबड़े में 2, और फिर मोलर कितने होते हैं? 3, है ना। तो देखो ये 2 है, इसमें 2 का गुणा करा दो, इसमें 2 का गुणा करा दो। अरे भाई 2 जबड़े हैं ना आपके पास, तो कराओ। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 2 6, 4 10 और 6 16। अरे हाँ कि ना? पक्की बात है? हाँ। अब इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो कितने हो जाएंगे? 32, ठीक है। सब में 16 गुणे 2, चलो हो गया भाई। 30 करा देते हैं। निम्नलिखित में किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? बहुत आसान सा है, बताओ फटाफट से। सबसे पहले क्या होता है? किडनी होती है, वृक्क होता है, वृक्क के बाद मूत्रवाहिनी होती है, मूत्रवाहिनी के बाद मूत्राशय होता है, फिर मूत्र मार्ग होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ा है तो पहले क्या होता है? वृक्क होता है। तो वृक्क के बाद लगा लो जो आंसर क्या है। वृक्क के बाद मूत्रवाहिनी कहां लिखा है? वृक्क के बाद मूत्रवाहिनी नहीं लिखा, वृक्क के बाद मूत्रवाहिनी लिखा है। मूत्राशय मूत्रमार्ग गलत, आंसर हो गया सी। आपसे क्वेश्चन पूछता है नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो नेफ्रॉन किसकी इकाई है? वृक्क की। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? वृक्क की। अच्छा, इसका आंसर क्या सही है? ये। जल्दी से 3 क्वेश्चन करते हैं, छुट्टी करते हैं। पोलियो का कारण क्या है? पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है ना। पोलियो किससे होता है बेटा? वायरस से होता है। अरे हाँ कि ना। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए, आपसे पूछेगा कि पोलियो वैक्सीन किसने खोजी। क्वेश्चन पूछेगा पोलियो का टीका किसने खोजा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा मुख से ली जाने वाली पोलियो ड्रॉप किसने खोजी। तो क्वेश्चन क्या है? मुंह से ली जाने वाली पोलियो ड्रॉप किसने खोजी। और एक क्वेश्चन है पोलियो के वैक्सीन किसने बनाया। तो वैक्सीन बनाया था जॉन साल्क ने। किसने बनाया था? जॉन साल्क ने। और मुंह से ली जाने वाली एल्बर्ट सेबिन ने। तो एल्बर्ट सेबिन ने जो 5 साल तक के बच्चों को पिलाते हैं वो आपके क्या है? मुख से ली जाने वाली पोलियो ड्रॉप है। और जो पोलियो का टीका है वो जॉन साल्क ने बनाया था, पोलियो वैक्सीन, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से मानव, लाइक करते हुए जाइएगा सब लोग, निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन का कार्य नहीं करता है? कौन सा? यहाँ पे समुच्चय देखिए कौन कौन से अंग जो है वो पाचन का कार्य नहीं करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ग्रसिका क्या होती है? जो यहां से जाती है अंदर की ओर, तो ग्रसिका पाचन नहीं करती है। अरे हाँ कि ना, ग्रसिका पाचन नहीं करती है। मलाशय पाचन नहीं करता। तो देखो भाई, ग्रसिका आंसर कहाँ का लिखा है? ग्रसिका। इसमें ग्रसिका लिखा नहीं है, काट दो, हाँ कि ना। इसके बाद ग्रसिका इसमें लिखा है, ठीक है। ग्रसिका, बृहदात्र, मलाशय, मुख गुहिका तो पाचन करती है, तो यही हो गया। लो, आपको सुना होगा कि बताइए, क्वेश्चन बनता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका मुख गुहिका से ही शुरू हो जाता है, याद रखना है ना। क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से होता है, तो मुख गुहिका से। लास्ट क्वेश्चन, जिस तालाब से जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं, उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। टैडपोल जिसमें वृद्धि करते हैं उसमें कौन सा तत्व होना चाहिए, तभी वो वृद्धि कर पाएंगे। जल्दी से। टैडपोल मतलब होता है मेढक का बच्चा, ठीक है ना, मेढक का बच्चा। टैडपोल का मतलब होता है मेढक का बच्चा है भगवान, मेढक का बच्चा। और मेढक के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड,
क्या इंपॉर्टेंट है? थायराइड ग्रंथि। अब बताइए थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन हार्मोन का रिप्लेसमेंट कौन है? और थायरॉक्सिन हार्मोन का रिप्लेसमेंट है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। समझ पाए ना? आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा या ग्वाटर। ठीक है, बस ऑक्सीजन नहीं है, अरे भगवान, अच्छा हुआ हमने बता दिया। तो टैडपोल जो मेढक का बच्चा कभी देखना, तो मेढक जो होगा वो यहां से पाचन करता है, गर्दन से, है ना। थायराइड ग्रंथि के उचित रूप से क्रियाशीलता के लिए आयोडीन की एक निश्चित मात्रा जरूरी होती है। पूरे जीवन काल में सिर्फ आधा चम्मच आयोडीन ही आपके लिए काफी होता है ना। और टैडपोल के लिए थायराइड ग्लैंड को मजबूत करना है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकले, और थायरॉक्सिन हार्मोन आपका किससे बनता है? आयोडीन से। किसका रिप्लेसमेंट है ये? आयोडीन का। तो आज के लिए इतना काफी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आपकी 6 घंटे की लगभग आसपास मैराथन हुई है। एक और बात, यदि, ठीक है, अब क्वेश्चन